हाँ जी। आज अपन आपका एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेपर नंबर 17। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। पेपर नंबर 17 होने की वजह से जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम के सेकंड डे आपका ये पेपर होगा। फर्स्ट डे आई थिंक लॉ होता है आपका, और सेकंड डे जो है कॉस्ट ऑडिट का जो पेपर आपका होगा। ये एक ऐसा पेपर है, देखिए जब हम प्लानिंग करते हैं फाइनल के अंदर, बोथ ग्रुप देने वाले का पासिंग रेशियो अच्छा क्यों है। जैसे ग्रुप थर्ड आप देखेंगे तो हार्ड है, उसमें मार्क्स कम आते हैं। ग्रुप फोर ऐसा है जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अब ग्रुप फोर के अंदर अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। मतलब आप इसमें 60 प्लस तो इजीली प्लान कर सकते हैं, और 70-75 तक भी आप इस सब्जेक्ट में जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेपर। हालांकि पेपर इजी ही आता है। अभी ये जो पेपर नंबर 17 है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, और एक आपको थ्योरी पार्ट दिखता है। मैनेजमेंट ऑडिट ज़्यादा है और थ्योरी पार्ट में लॉ भी है। इसमें ऑडिट प्लस लॉ है एक तरीके से। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि कंपनी लॉ से रिलेट करते हैं, तो वी कैन से कि ऑडिट है इसमें, प्लस इसके अंदर लॉ भी है। ये वाला पार्ट आपको दिशा मैम पढ़ाती है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कुछ पढ़ेंगे। पेपर में एक्चुअल वेटेज की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल का जो वेटेज रहता है अबाउट 25 मार्क्स का रहता है। आसान प्रैक्टिकल है ये, 25 में से पूरे 25 भी आप ला सकते हैं। पेपर का अगर मैं टोटल मार्क्स देखूं तो 130 मार्क्स का पेपर बनाया जाता है, ऑप्शन इंक्लूड करके। 130 में से आपके एमसीक्यू अभी कितने के आ रहे हैं? 30 के। 30 मार्क्स अगर हम निकाल दे तो 100 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेते हैं और एमसीक्यू अच्छे से कर लेते हैं, आप पास अच्छे नंबर से वहीं हो चुके हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल। तो इन दो चीज़ों में ही हमने जो है 55 मार्क्स कवर कर लिए। और ये दो चीज़ें ऐसी है कि आप 55 में से 55 भी ला सकते हैं, अगर आप खुद की जगह सही है तो, करेक्ट है तो। थ्योरी का अगर मैं पार्ट देखूं तो 130 मार्क में से 30 मार्क्स के मैंने एमसीक्यू हटा दिए, तो थ्योरी जो रह गई वो रह गई 75 मार्क्स की। सेवेंटी फाइव मार्क्स की थ्योरी है। अटेम्प्टेबल थ्योरी कितनी है? क्योंकि आप 30 के वो कर चुके होंगे, 25 का ये कर चुके होंगे अगर प्रैक्टिकल, तो 55 मार्क्स हो गए। तो अटेम्प्टेबल थ्योरी जो है वो है 45 मार्क्स की। इट मीन्स आप 75 मार्क्स में से कितने मार्क्स का पेपर छोड़ सकते हैं थ्योरी के लिए? तो अगर आप देखें तो 30 मार्क्स अप्रॉक्स जो है आप छोड़ सकते हैं थ्योरी का। बाय चांस कभी मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन हार्ड आ गया, तो वो एक क्वेश्चन छोड़ के भी आप थ्योरी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा स्कोप होता है अपने पास में इस पेपर के अंदर। और एमसीक्यू जो है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो है 30 मार्क्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट इस 25 मार्क्स में 10 मार्क्स के, चलो इधर की जगह मैं उधर से बता देता हूं। ये जो 75 मार्क्स की है, इसमें से 10 to 15 मार्क्स तक आपके आती है बेसिक्स प्लस कॉस्ट ऑडिट रूल्स। ये दोनों टॉपिक भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसे करके हम टोटल जो आप मेरे साथ में पढ़ेंगे वो 35 to 40 मार्क्स तक का कंटेंट होने वाला है।
जिसमें ये प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा, और थ्योरी, वैसे तो ये रूल्स थ्योरी देखने में है बट ये प्रैक्टिकली समझने वाली चीज़ें, तो 10 नंबर तो एटलीस्ट यहाँ से आ ही जाते हैं। प्रैक्टिकल कभी 21 मार्क्स का आता है, कभी 28 मार्क्स का आता है, या तो 21 का आएगा या 28 का ही आएगा, ये भी फिक्स्ड है इसका। अब हम बात कर लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। आप इसको नोट भी कर लेना, ठीक है, नोटबुक में नोट करना है आपको, एक नोटबुक बना लेनी है कॉस्ट ऑडिट की अलग से। प्रैक्टिकल चैप्टर्स, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स ज़्यादा थे, न्यू सिलेबस में प्रैक्टिकल चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर्स है इसमें, उनको देख लेते हैं। जो सेकंड चैप्टर के साथ में ही दे रखा है, वो पहला जो टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। काफ़ी हद तक इसमें कॉस्टिंग और एफएम मिक्स होकर के आती है, थोड़ी बहुत आईडीटी भी आती है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग, एफएम, आईडीटी, ये 3 सब्जेक्ट जो है मिक्स होकर के आते हैं। सेकंड इसमें रेशियो एनालिसिस, थर्ड जो प्रैक्टिकल में है दैट इज CAS2, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। CAS6 4 भी है, पहले 4 लिख लेते हैं। CAS4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला CAS आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आईडीटी में, रूल 30, कॉस्ट का जो 110% करते हैं, तो आप लोगों को मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले में ये पढ़ाता हूँ, तो ये आपका ऑलरेडी कवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है बस, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। CAS6 मटेरियल कॉस्ट, इसका क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहा है और बहुत ही आसान इंटर लेवल का, सभी इंटर लेवल के इसमें आसान आसान चीज़ें हैं बहुत। सिक्स CAS7 एम्प्लॉई कॉस्ट, then CAS10 direct expenses, 8 variance analysis, मेनली तो ये 8 ही टॉपिक है, कहीं कहीं थोड़ी कॉस्ट शीट है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इंटर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा है। तो ये कुछ टॉपिक्स है। एक इसमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी है। कॉस्ट एंड अकाउंट्स, ये भी आपने इंटर में पढ़ रखा है। तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर, इसमें एक एक दिन के ही चैप्टर है कुछ, तो हार्डली कोई 3 दिन होगा, हार्डली कोई 2 दिन होगा। ये एम्प्लॉय कॉस्ट एक स्टैंडर्ड है,
ये ऐड होता है, ये पढ़ा, क्वेश्चन करा, खत्म। छोटे छोटे टॉपिक्स है। ये प्रैक्टिकल टॉपिक हम अबाउट 12 से 15 क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे, और थ्योरी वाले जो स्टार्टिंग टॉपिक है 5 क्लास उनकी, मतलब मैक्स टू मैक्स 18 से 20 क्लास में अपन ये सारा कंटेंट कवर कर लेंगे। और सोचो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग लगभग 40 मार्क्स कवर कर रहे हो 20 क्लास में। फिर वो थ्योरी लंबी है उसकी, वो थोड़ी सी ज़्यादा चलती है। अभी अपन इस क्लास में बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कॉस्ट ऑडिट क्यों आई, कैसे आई, क्या था। यहाँ से एमसीक्यू बनता है इस बेसिक से, और कई बार एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाता है 4 नंबर का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पढ़ना है। चलिए अब बेसिक्स पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि अपन कॉस्टिंग के बेसिक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात तो करते हैं कि कॉस्टिंग आई कैसे, क्या चीज़ है इसमें। देखिए कॉस्टिंग जो वर्ड है वो तो बहुत पुराना है, बट ये आई कैसे? ये कॉस्ट ऑडिट जो सब्जेक्ट है ये तो बाद की बात है। पहले कॉस्ट आई, फिर कॉस्टिंग आई, फिर कॉस्ट ऑडिट आई। कॉस्ट क्या होती है ये तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और सर्विसेज को रेंडर करने में जो भी रिसोर्सेज लगते हैं दैट इज नॉन एज कॉस्ट। ये आप जानते हैं, फाइनल में आगे। कॉस्टिंग क्या है? इसी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की टेक्निक, कि आपने जो भी काम किया है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं? कॉस्टिंग बोल देते हैं। और फिर उसमें आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सब क्या है? टेक्निक्स, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने की, एनालिसिस करने की टेक्निक्स है। तो आप पढ़ते क्या है? कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट ना पढ़ के कॉस्टिंग पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में अकाउंट्स बना लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए, ये सब कुछ कर लिया, इसमें एक और टॉपिक जोड़ दो, एक मिसलिनियस वेरिएंस भी दे रखा है, जोड़ दिया क्या? ठीक है, वेरिएंस भी दे रखे हैं उल्टे वाले, वो नहीं मटेरियल वटीरियल नहीं है, उल्टे सीधे वेरिएंस है, ठीक है। आपने पढ़ी ही नहीं अभी तक ऐसे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ी मान लो, और आपने मान लो एम्प्लॉय कॉस्ट निकाली, मटेरियल कॉस्ट निकाली, ये सब आपने निकाल लिया है। बट ये निकाल तो लिया, जैसे अकाउंट्स में अकाउंट्स बना तो लिए, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स बना तो लिए, बट वो सही है या नहीं है इसको कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। इसको ऑडिटर चेक करता है। अभी देखिए बेसिकली जो ऑडिट्स होती है वो अलग अलग टाइप की है। अगर हम ऑडिट्स की बात करें तो ऑडिट कौन कौन सी होती है? एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये ऑडिट में क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेनली कंपनी मान लो, चेक होते हैं। एक होती है हमारी टैक्स ऑडिट, ये जो है इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स चेक होते हैं। और ये दोनों जो ऑडिट है ये सीए कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ऑडिट होती है इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में, ये सेक्शन 44 AB में होती है इनकम टैक्स एक्ट के। इंटरनल ऑडिट जो है वो सीए सीए में दोनों कर सकते हैं,
और इवन एम्प्लॉय भी कर सकता है कंपनी का। और इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर चेक्ड, इसमें ही बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होते हैं। और एक होती है कॉस्ट ऑडिट। सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, जिसे सिर्फ सीएमए कर सकता है, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। एक ऑडिट होती है सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या सेक्शन है इसका? 238 है क्या? देखना एक बार, देखते हैं। सीएस करता है सेक्रेटरियल रिकॉर्ड बोल सकते हैं, सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, बोर्ड मीटिंग टाइम पे बुलाई कि नहीं बुलाई, सारे चीज टाइम पे किए कि नहीं किए, वो चीजें होती है। इसको आप साथ में ही नोट कर सकते हैं, वेट ना करें। टू 204। सो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट लोगों को पावर है। अब इसमें सीएमए की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो है कॉस्ट ऑडिट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 148 क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के और किसी सेक्शन को छेड़े बिना, इम्पैक्ट किए बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी कर सकती है कुछ स्पेसिफिक क्लास के लिए, ठीक है। और मैंडेटरी करने से पहले, किसी भी सेक्टर पे कॉस्ट ऑडिट लगाने से पहले, उस सेक्टर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मान लो इंश्योरेंस सेक्टर पे लगा रहे हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए है, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। बैंकिंग पे लगा रहे हैं तो आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा। टेलीकॉम पे लगा रहे हैं तो टेलीकॉम अथॉरिटी से कंसिडर करना पड़े, तो उनसे कंसल्ट करके कॉस्ट ऑडिट उन पर लगाई जा सकती है। और कॉस्ट ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वही ओनली कर सकता है कॉस्ट ऑडिट। अब सीएमए भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रैक्टिस वाले, एक नॉन प्रैक्टिस वाले। ये प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस वाले क्या होते हैं? प्रैक्टिस वाले मतलब वो जिन्होंने खुद की फर्म ओपन कर रखी है और जो जॉब में नहीं है। जॉब में जो व्यक्ति है वो ऑडिट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए आप। तो आप एक ही समय पर जॉब और ऑडिट, ये दो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कोई दूसरा काम करके साथ में ऑडिट, जैसे टीचिंग के साथ में प्रैक्टिस हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, ऑन बिजनेस हो सकता है, ऑन रोल्स नहीं होने चाहिए। आप किसी कंपनी में ऐसे नहीं होना चाहिए आपका और उनका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी अदर आप साइड में वर्क कर सकते हैं। तो सीएमए भी वही जो प्रैक्टिस में है वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अभी कॉस्ट ऑडिट क्या है कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो ऐसे इजीली एप्लीकेबल नहीं होती किसी पे, इसकी कुछ कंडीशंस है, वो पूरी होने पर ही ये एप्लीकेबल्स होती है। कॉस्ट ऑडिट की क्या कंडीशंस है वो अपन इससे जो बेसिक से जस्ट अगला चैप्टर वहाँ डिटेल में है
कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड रूल्स, वहाँ पर जानने वाले भी अपन कि वो कब एप्लीकेबल होती है, किसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, किसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी है, किसे ऑडिट करना जरूरी है, 44AA एंड 44AB। इसी तरीके से रूल 3 एंड रूल 4 बने हुए हैं यहाँ पर। रूल 3 बताएगा कि किसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी, रूल 4 बताएगा किसे ऑडिट कराना जरूरी, और उसमें ही अलग अलग टाइप के केसेस और है, वहीं से क्वेश्चन जो मेनली फ्रेम होते हैं, बनते हैं। कॉस्ट ऑडिट आई कैसे, बात ये देखो, सबसे पहले वर्ड आता है कॉस्ट, फिर आता है कॉस्टिंग, फिर आती है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट की जो शुरुआत है ना, वो 1965 से हुई थी। 1965 से कॉस्ट ऑडिट आई थी और कॉस्ट ऑडिट कंपनीज की होने की शुरुआत हुई थी। अभी कॉस्ट ऑडिट आई क्यों, देखिए वैसे जो सीएमए इंस्टीट्यूट है ना, वो सीएमए इंस्टीट्यूट बन गया था 1944 में एज ए कंपनी। तो जो कोर्स आप कर रहे हैं एक समय पर ये कंपनी था, कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई 1944 में। वहां पर क्या होता था कि जब शुरुआती साल थे ना, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को, ये एक कंपनी है, किसी भी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देती थी ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे दिया जाता था। कॉस्ट प्लस बेसिस मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉस्ट प्लस उस पर एक मार्कअप प्रॉफिट का परसेंटेज होता है। जैसे गवर्नमेंट इसको कैसे दे रही है कॉन्ट्रैक्ट, बोल रही है आपकी जो कॉस्ट लगे वो बता देना, प्लस उस पर 10% या प्लस उस पर 20% प्लस उस पर 15%। जब इस टाइप से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या था, कंपनीज को पता था कि हमें हमारी कॉस्ट के ऊपर इतना % मिलेगा, तो ये जो कंपनीज थी ये अपने को क्या करती थी, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देती थी। और मैनिपुलेशन करने को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग करती थी भाई, अच्छा दिखाना, ऐसे करना, जो भी हो वो सारे इसी में आ जाते हैं। अब कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक्यूरेट नहीं थे, कॉस्ट बढ़ा के बताते थे, उस पे और ऊपर से प्रॉफिट परसेंटेज और जुड़ता था, तो अल्टीमेटली इन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता था। और कॉस्ट को चेक करने वाली कोई अथॉरिटी उस समय थी ही नहीं। 44 में ये बनाई गई और वैसे गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वो वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहा और उस टाइम पर कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके आया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अनाप शनाप कहीं पर भी कॉस्ट लगा रहे। पहले फोकस होता था कि अच्छी रेट में बेच लो, बस कितने में ही बना लो, बट धीरे धीरे फोकस वर्ल्ड का जाने लगा कॉस्ट की तरफ कि यार कॉस्ट को भी ध्यान दिया जाए, कंसिडर किया जाए। देन बाद में 1944 में अंग्रेजों के समय ये बन गया था। फिर बाद में जाकर के देखो, इसकी शुरुआत भी साउथ इंडिया से ही हुई थी, कोलकाता से, इधर से, तो वहाँ पर बनाया गया, इसलिए हेडक्वार्टर अभी तक जो था वो कोलकाता था। अब तो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि तो पहले कोलकाता में हेडक्वार्टर होने का कारण ये है कि इसकी शुरुआत ही उधर से हुई थी, इसलिए उसका हेडक्वार्टर वहीं हुआ। फिर 47 में जो है भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गए। कंपनीज एक्ट आया 1956 में जाकर के, और 1956 में जो कंपनीज एक्ट आया उससे पहले ही 2-3 साल पहले ही एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। डालमिया जैन कंपनी, डालमिया एयरवेज थी पहले, ठीक है, मतलब एरोप्लेन की कंपनी थी, जो फ्लाइट्स वगैरह इंडिगो, स्पाइस जेट ऐसे हैं। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली गई स्वेच्छा से, बोले हम दिवालिया हो गए, हमको लिक्विडेट कर दो, पैसे लेके निकल लो। एक उनकी एयरलाइन की कंपनी थी, एक उनकी इंश्योरेंस की कंपनी थी। अब ये एयरलाइन और इंश्योरेंस कंपनी को करवा लिया लिक्विडेट। फिर उस इंश्योरेंस कंपनी में सत्यम स्कैम अगर आपने सुना है तो सत्यम जैसा स्कैम उसके अंदर देखने को मिला, और जो वो भी स्कैम कभी बताऊंगा आगे की क्लास में आपको। तो जो ये डालमिया जो थे, उन्होंने 2.2 करोड़ रुपीस अपनी इंश्योरेंस कंपनी से निकाल लिए थे खुद के यूज़ के लिए। तो 2.2 करोड़ उस समय पर बड़ी बात है, आज के 200 करोड़ 300 करोड़ तो इजीली बन जाएंगे वो। तो
उन्होंने वॉलेंट्री जैसे ही लिक्विडेशन बोला तो उसके जो शेयर होल्डर थे उन्होंने बोला ये कंपनी में गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे कैसे लिक्विडेशन में चली जाएगी, हमें तो कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही थी। ठीक है, कंपनी ने बोला हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वहाँ पर है ना कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, बोले यार ये कॉरपोरेट कंपनीज के लिए कुछ लॉ लाना चाहिए। तो इसी वजह से 1956 में कंपनीज एक्ट लेकर के आए। कंपनीज एक्ट बन गया, सब कुछ बन गया। उसके बाद में आज तक भी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। तो 1959 में जाकर के ICWA एक्ट लाया गया और ICWA इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और उसी एक्ट से CWA एक्ट से आज तक भी जो है CMA इंस्टीट्यूट गवर्न होता है, जो कि 1959 में आया था। आपकी बुक में भी लिखा हुआ रहता है स्टेचुरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो आपकी बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कब बनी थी, ये 1959 में एक्ट आ गया था। एक्ट आने की वजह से ये एक स्टेचुरी बॉडी बन गई, जिसको भी सरकार ने बनाया वो स्टेचुरी बॉडी होती। फिर 2012 में जाकर के इनको लगा कि यार ये CWA नाम है ना खराब है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट में क्या होता है, ऐसे लगता है कि ये फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसी इमेज थी। और इंटरनेशनली जो CWA को है वो CMA के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए 2012 में जाकर के CWA से इसका नाम बदल के CMA कर दिया, जो कि आज के समय जाना जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बट CMA जो है वो ऑफिशियल नेम नहीं है आज भी CMA का। ठीक है, इस पे वैसे केस चल रहा है वगैरह वगैरह। और इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसका नाम रखा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का शॉर्ट फॉर्म बनता है CA। तो चार्टेड अकाउंटेंट का भी CA और कॉस्ट अकाउंटेंट का भी CA। फिर थोड़े समय पहले इसका केस चला, चार्टर्ड अकाउंटेंट जीत गया कि भाई CA आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि CA दो हो जाएंगे, और मेजरली नॉन CA मतलब वही है, तो आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हो। फिर वो CMA यूज़ होने लगा। तो ये जो एक्रोनॉमी वाला केस था वो इस तरीके से था। तो CMA जो है वो यूज़ होता है CMA के नाम के साथ ही, जो आप जानते ही है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके जो है ये सारा सब कुछ हुआ। कॉस्ट ऑडिट क्यों आई, क्या आई, ये सब कुछ डिटेल में भी अपन पढ़ने वाले हैं। अभी अपन कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एटलीस्ट थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली लिख देंगे अपन। चलिए, पहली बात तो कॉस्ट ऑडिट होती क्या है, ये सवाल आता है। अगर आपने ऑडिट पढ़ी है तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, वही थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। ये पहला चैप्टर प्योरली थ्योरी है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ज़्यादा। सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज़ें, थ्योरी उसमें कम है। कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, service or activity on the basis of accounts maintained by an enterprise in accordance with the accepted principle of cost accounting। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं 24 टोटल मिला करके। जैसे IND-AS और AS से अकाउंटिंग होती है, उसी तरीके से CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही कॉस्टिंग होती है। जब कोई CA ऑडिट करता है कंपनी की, तो वो किसका रेफरेंस लेगा कि यहाँ पर इन्होंने सही करा या नहीं करा है, तो AS IND-AS का रेफरेंस लेगा कि ये अकाउंटिंग सही है या गलत है। इसी तरीके से जब कोई कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा कॉस्ट ऑडिट, तो वो रेफरेंस किसको मानेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। और उसे ऑडिट कैसे करनी है, इसके लिए बने हुए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ऐसे बने हुए हैं ना ऑडिट में, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, इधर क्या बने हुए, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। क्या आपको कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी है वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और अकाउंटिंग कैसे करनी है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने रिकॉर्ड्स बनाओ और कॉस्ट ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए ऑडिट करवाओ। तो ये ऑडिटर के लिए दोनों की दोनों गाइडलाइंस है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आपको ध्यान रखना, एक MCQ पक्का आता है, 101, 102 ऐसे बने हुए कि ये किसका है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अपने बहुत सारे हैं, 24 है, 24 के 24 नहीं पढ़ने आपको। प्रैक्टिकल में तो मैंने आपको बताया ही क्या पढ़ना है, बाकी में क्या करेंगे। बाकी लगभग हर एक स्टैंडर्ड 90% सेम है, वही सेम बातें मिलेगी आपको। हर स्टैंडर्ड में कोई 2-3 पॉइंट ही नए हैं, बाकी सब कुछ सेम है, तो वो अपने को पढ़ने हैं। और ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कई चीज़ें छोड़नी भी है। क्यों छोड़नी, 3-3 बार है कई चीज़ें। आप अगर बुक को देखेंगे ध्यान से, तो ये दूसरे चैप्टर में भी इतने सारे पेज दे दिए, फिर आगे भी दे दिए और आगे भी दे दिए। तो एक्चुअल में इस बुक को बनाया जाए तो इसमें से आराम से 150 से 100 पेजेस कम हो सकते हैं। इसमें रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा करा हुआ है, इस वजह से आपको इतने पेज लगते हैं, अदरवाइज इतने भी ना लगे इसके अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बात करी गई है। पहली बात तो जब हम कॉस्ट की बात होती है तो सिर्फ
प्रोडक्ट और मटेरियल ही समझते हैं। कॉस्ट प्रोडक्ट की भी निकलती है और सर्विस की भी निकलती है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो क्या बोली गई, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आप कॉस्ट ऑडिट की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी। वहाँ पर क्या बात होती है, प्रॉफिट, सेल्स वगैरह। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की और एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एन एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मतलब वही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उनके अकॉर्डिंग होगी जो मेंटेन करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना। अब यहाँ पर मेन डेफिनेशन है, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड जो मैंने वैसे रेड में हाईलाइट भी कर रखे हैं, कॉस्ट ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। सेम टू सेम स्टेचुरी ऑडिट में ही पढ़ते हो, ऑडिटर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही होगा, लेकिन कॉस्ट ऑडिटर थोड़ा कम इंडिपेंडेंट है, आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा। जैसे जो स्टेचुरी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, बताओ। स्टेचुरी ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसकी रिपोर्ट किसे सबमिट की जाती है, शेयर होल्डर को, जनरल मीटिंग में बताता है। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करता है। तो यहां पर फर्क है, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ही पहुंच रहा है, स्टेचुरी ऑडिटर जो है वो शेयर होल्डर तक भी पहुंचता है। तो इसीलिए क्या है, ये है तो इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या चलता है, अगर ये कुछ गड़बड़ बताएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या मान लेंगे, हाँ चल ठीक है ये रिपोर्ट में दे दे। और बीच में क्या करते हैं, फिर बीच में बातचीत करते हैं, अच्छा ये दिक्कत है ठीक कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। हालांकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है सीधी, तो ये है कि ये सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचती है फिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, वो भी अगले वाले चैप्टर में आ ही रहा है। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, मेन तो बात यही है। फिर ऑडिट करते क्यों है, ऑडिटर क्या करता है, हमेशा ऑडिट करने के बाद वो अपना व्यू या ओपिनियन देता है कि जो अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कभी भी डिसीजन नहीं देगा, वो ओपिनियन ही देगा। वो ओपिनियन ही क्यों देता है, डिसीजन क्यों नहीं दे देता कि ये ऐसा ही है। देखो ओपिनियन इसलिए देता है क्योंकि वो हर एक चीज को इन डेप्थ चेक नहीं करता। ऑडिट में मटेरियलिटी कंसेप्ट लगता है। मटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब ये होता है कि जो मटेरियल ट्रांजेक्शन है उसी को चेक करो और उसी पर ध्यान दो, हर एक पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो इसका सहारा लेकर के अगर कल को कोई ऐसा ट्रांजेक्शन मिल भी जाए जिसमें बाद में बोले ऑडिटर को कि तुमने चेक क्यों नहीं किया भाई, तो वो किसका हवाला देगा, मटेरियलिटी कंसेप्ट, बोले मुझे ये मटेरियल नहीं लगा इसलिए नहीं करा। दूसरी ऑडिट में क्या होती है, सैम्पलिंग। हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करने की जगह सैम्पलिंग से चेक करा जाता है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन। इसीलिए कभी भी ऑडिटर का दिया हुआ डिसीजन फाइनल हो ही नहीं सकता। इसीलिए वर्ड क्या बोला जाता है कि वो ओपिनियन दे रहा है अपना। हाँ, इंटरनल ऑडिट इसीलिए तो कंपनी कराती है कि वो इन डेप्थ होती है, वो एक एक चीज की होती है पहले। फिर इंटरनल ऑडिट से आपका जो है काफी सारा गलतियां वहीं ठीक हो जाती है, फिर स्टेचुरी ऑडिटर के लिए ज्यादा बचता नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग प्रोवाइड गाइडेंस टू द कॉस्ट ऑडिटर थ्रू ईच स्टेप ऑफ द ऑडिट प्रोसेस विथ रिगार्ड टू द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। तो देखो यहाँ पर दो बात आ गई। पहली बात तो क्या आ गई, अभी अभी अपन ने करी थी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने, ये कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ऑडिट कैसे करनी है, ये कौन बताएगा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यही यहां पर बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हुए जो आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे, उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है कॉस्ट ऑडिटर। और वो जब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है तो उसके बाद में अपना एक व्यू ओपिनियन देता है, और ये एग्जामिनेशन करने के लिए उसको जो हेल्प करेंगे वो होंगे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब आईसीएमआई ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या डेफिनेशन दे रखी है, आइए वो देख लेते हैं। A system of audit for the review, examination and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by specified industry।
एज मैंडेटेड बाय द एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। अब देखिए इसमें क्या क्या निकल करके आया। सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर द रिव्यू, आप रिव्यू कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका अप्रेजल कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है जो भी है। किस चीज का? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन, और जब आप ये ऑडिट करते हैं तो आपको कुछ पूछताछ या इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो जो इंफॉर्मेशन वगैरह जो है रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड इंडस्ट्री एज मेंटेन्ड बाय एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। इसका मतलब क्या क्या हो गया? देखिए क्या है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट है रिव्यू, एग्जामिनेशन करना, अप्रेजल करना। किस चीज का? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। और ये जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड है, ये किसने बोला हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए? कंपनीज एक्ट और या उसके रूल्स ने बोला हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में जो भी कुछ मेंटेन करने को बोला हुआ है उससे रिलेटेड रिव्यू करना, एग्जामिनेशन करना, देन उनका अप्रेजल करना। तो अगर कल को कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो यही लिखेंगे। ठीक है, आपको कभी लगता है जैसे मान लो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट पूछ लिया, तो पहले आप कॉस्ट ऑडिट को डिफाइन करें, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, और आईसीएमआई वाली ही डेफिनेशन अपने को लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद में आता है सेक्शन 148। ये कंपनीज एक्ट में हो सकता है आपने पढ़ा हो, अभी अभी मैंने बात भी करी कि कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट की पावर कौन सा सेक्शन देता है सीएमए को? 148। देखिए क्या बोला गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज। अब ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सच क्लास ऑफ कंपनीज। अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि हर एक कंपनी पे भी कॉस्ट ऑडिट नहीं लगती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी उन्हीं पे लगेगा। तो कॉस्ट ऑडिट किन पर लगेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज में बी प्रिस्क्राइब। डायरेक्ट डेट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल और लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स kept by class of companies, provided that the central government shall, before issuing such order in respect of any class of companies regulated under a special act, consult regulatory body constituted or established under such special act। मतलब क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी पे मटेरियल और लेबर और या अदर चीज़ों से रिलेटेड ऑडिट के लिए ऑर्डर निकाल सकती है। बट किसी भी क्लास ऑफ कंपनी पर जब ऑर्डर निकाला जाएगा तो अभी अभी हमने बात करी थी कि उसकी जो स्टेचुरी अथॉरिटी है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री पे लगानी है तो टेलीकॉम अथॉरिटी से कंसल्ट होगा, रेलवे पे लगानी है तो रेलवे मिनिस्ट्री से कंसल्ट होगा, तो उनसे कंसल्ट करने के बाद होगी। तो मेन बातें क्या निकल के आई? कॉस्ट ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, क्लास ऑफ कंपनी पे लगती है, सब पे नहीं लगती है। और सेकंड चैप्टर में ये क्लियर भी हो जाएगा, मटेरियल, लेबर और अदर थिंग्स से रिलेटेड जब भी ऑडिट नोटिफाई करी जाएगी तो फिर उस सिचुएशन में पहले उसका जो स्टेचुरी अथॉरिटी है उससे कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद ही की जाएगी। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस ऐसी समझने वाली बात है। कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कुछ जानने वाली बातें, फीचर्स बहुत आसान आसान है, फटाफट से मैं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ही बेसिक आप जानते हैं इनको। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिटर, ये देखो ये इस पे केस स्टडी भी बनाई जा सकती है, ये आगे भी आएगा हालांकि। ऑडिटर नीड नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक, क्या सेक्शन 144 है ना, तो वो आपने जो आपके कंपनीज एक्ट में पढ़ा है वो उसमें भी लिखी हुई है ये बात। तो अगर कल को ऐसा आ जाए, ये आया हुआ भी एग्जाम में पहले भी, कि ये एक मिस्टर एक्स है, ये स्टेचुरी ऑडिटर है कंपनी के, अब कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, बोला हुआ है कि वो कॉस्ट ऑडिटर और स्टेचुरी ऑडिटर जनरली अलग अलग ही होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेचुरी वाले ही कर देते हैं कॉस्ट ऑडिट, फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं जो सीएमए हो, बोलते हैं यार इस पे साइन कर देना, वो साइन कर देता है, बात ख़त्म। ये प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉस्ट स्टेचुरी ऑडिटर होता है उसी से जनरली क्या है, मेन कंट्रोल कंपनी का उसी के हाथ में है ऑडिट का, तब वो बोलता है मैं ही करवा दूंगा। फिर वो इसी वजह से क्या है कि उस पर डिपेंड होने की वजह से जो है कॉस्ट ऑडिट में एक लिमिटेशन है
जब ये दोनों सेपरेट हो जाए तब जाकर के जो है और भी स्कोप इसका बढ़ सकता है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज सब सेम है स्टैट्यूटरी और कॉस्ट ऑडिटर की। तो ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ी होगी, ऑडिट में वही सब कुछ सेम टू सेम है, आगे भी लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बार आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको। कॉस्ट ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट से एडिशनल है, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये पूरी डिटेल प्रोसेस है नेक्स्ट चैप्टर में। कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देन फर्निश सच रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। जो अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो बीओडी को रिपोर्ट देता है, बीओडी के पास किसके पास जाती है? गवर्नमेंट। और ये डेज वगैरह सब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर है ही इस चीज का, तो उसमें आ रही है। कॉस्ट ऑडिटर पे सारा डिफॉल्ट करता है तो वही लगेगा, सेक्शन 147 पढ़ा है अपने कंपनीज एक्ट का, बहुत सारी पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, वो सारी चीजें हैं, वो सब कुछ सेम है। और जिन्होंने कॉस्ट ऑडिट की थ्योरी पढ़ ली तो उन्होंने तो ये पढ़ ही लिया होगा, आई थिंक पढ़ लिया ना। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पार्ट जो दिशा में पढ़ाएगी उसके अंदर। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इसमें काम की चीजें ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर जो है वो सेम नहीं हो सकते, वो दोनों अलग अलग होंगे। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको अपॉइंट करते हैं। देन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद में ये रिपोर्ट जो है वो 30 डेज के अंदर जो है ये चली जाती है आगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट जो है रिपोर्ट जो है वो एक लैंग्वेज में फॉर्म होती है, इसका नाम है XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो XBRL फॉर्मेट के अंदर जाती है। XBRL इज एन लैंग्वेज, हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज होती है ये, जो कि एक XML फैमिली है, उसका ये पार्ट है। XML एक लैंग्वेज है, उसकी फैमिली में बहुत सारी आती है, उसमें जो है ये XBRL फॉर्मेट होता है। XBRL फॉर्मेट के अंदर ही कॉस्ट ऑडिट जो है या इसके फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली जैसे एक्सेल का फॉर्मेट होता है .xls, वर्ड का फॉर्मेट होता है, पावर पॉइंट का फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से इसका जो फॉर्मेट होता है वो XBRL होता है। और गवर्नमेंट में किसको जाती है ये? गवर्नमेंट मतलब क्या, मोदी जी को भेजेंगे क्या? MCA के पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कॉस्ट ऑडिट ऐसे वर्क करती है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे और बेसिक्स वाले चैप्टर के आगे के पार्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स को खत्म भी कर देंगे। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती है, मैं बता दूं आपकी पढ़ी हुई कौन सी है वो मैं बता देता हूं। ये वाला सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, कौन कौन एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बातें हैं, फिर भी इसको एक बार शॉर्ट में पढ़ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।